NTSC स्टेज 1 हरियाणा 2018-19 का पार्ट 2 फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं और आपने देखा भी होगा। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ L रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर। जी हाँ, कैसा फ्लोर है? फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। ए बॉय ऑफ मास M। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्लैंक की जो शेप होती है तकरीबन तो वो शेप रहती है समथिंग लाइक दिस इज द शेप। ओके, यू कैन कंसीडर। और इसकी जो लेंथ है दिस इज L। ओके, दिस इज लेंथ L। सो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ये रखा है। ए बॉय ऑफ मास M नाउ रन्स ओवर द प्लैंक स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स वन एंड। सपोज कीजिए कि लेफ्ट हैंड से एक पर्सन ने, एक लड़के ने इस पे चलना शुरू किया एंड द बॉय मास इज M और जो ये प्लैंक है इसका जो मास है दैट इज M/5। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय रिलेटिव टू द ग्राउंड विल बी। हाँ, इसमें एक बात जो ध्यान रखने की है वो ये है, सपोज कीजिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस सिस्टम ले लेता हूँ सो दैट कि आप उसको समझ पाए। वो ये है कि अगर ये पर्सन यानी कि ये लड़का, ये बॉय अगर मान लीजिए राइट साइड में जा रहा है तो जो ये प्लैंक है, प्लैंक लेफ्ट साइड में जाएगा। आप कई सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों होगा? वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर सपोज कीजिए कि अगर आप चलते हैं, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर प्लैंक रखा है और प्लैंक के ऊपर वो पर्सन अगर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली द पर्सन विल मूव राइट एंड द प्लैंक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। अब कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। सो जो ये x डिस्टेंस है, इसने पूछा क्या है? दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ग्राउंड बॉय रिलेटिव टू द ग्राउंड। ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये बॉय कितना चलेगा? तो मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो क्या कहते हैं ग्राउंड, द पर्सन इज मूविंग, द बॉय इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद डिस्टेंस x सच दैट कि जब ये प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा तो इसकी पोजीशन कितनी चेंज होगी। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बॉय है वो भी आगे जा रहा है, ठीक है। और अगर सपोज कीजिए एक मिनट के लिए अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं होता तो स्वाभाविक है इस बॉय को टोटल डिस्टेंस L ही कवर करना था जब इसको ये क्रॉस करेगा, जब ये अदर एंड पर पहुंचेगा। इज दैट क्लियर? बट जैसा कि इस पोजीशन के रेफरेंस में अब ये एक्चुअल में उस पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हमें निकालना है। तो ये x है तो लेफ्ट साइड में जो ये प्लैंक है ये कितना मूव करेगा लेफ्ट साइड में तो वो हमें निकालना है, दैट विल रिस्पेक्ट टू L। और ये अगर x जा रहा है आगे की तरफ, ये प्लैंक जा रहा है पीछे की तरफ, तो स्वाभाविक है जो ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये डिस्टेंस आएगा L - x। अब एक बात और जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये टॉपिक एक्चुअली क्या है, ये एक सिस्टम है ऑफ ए टू बॉडीज का। और सिस्टम ऑफ टू बॉडीज में जब भी बात आती है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, सो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी भी कंबाइंड जो सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसमें जब बॉडीज रहती हैं दो या दो से ज़्यादा, तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट है वो काम करता है। तो ऐसे क्या नाम है सिस्टम में जहाँ पे पर्सन, सिस्टम में कौन कौन है? एक तो प्लैंक हो गया और दूसरा कौन हो गया? ऑब्वियसली दैट बॉय। तो दोनों उस एक सिस्टम का पार्ट हैं। तो बॉय टुवर्ड्स राइट, मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड प्लैंक्स मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ऐसे में अगर ये x टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो ये प्लैंक टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है, जी हाँ, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द सिस्टम सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो यानी कि सपोज कीजिए कि सेंटर ऑफ मास पहले प्लैंक का और इस पर्सन का, जब पर्सन इसके ऊपर, जब ये बॉयज प्लैंक के ऊपर आ गया तो स्वाभाविक है सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपको सोचते हो कि भाई नहीं सर सेंटर पे होगा, वो अगर सिंपल अगर आप प्लैंक की बात करते तो उसके सेंटर पर होता है, बट नाउ द बॉय इज ऑन द प्लैंक सो दैट्स व्हाई इट विल टुवर्ड्स द बॉय साइड। ओके, स्वाभाविक है। तो जो सेंटर ऑफ मास है, मैं आपको फिर से बता दूं, सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज फॉर द सिस्टम। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। बिल्कुल सही बात है, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 क्यों है? क्योंकि सिस्टम में वो दो लोग यानी कि एक तो प्लैंक और एक पर्सन, तो इसलिए नेट फोर्स 0, देयर इज नो चेंज इन सेंटर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, सपोज अगर मैं इसको x कोऑर्डिनेट अगर मान लूँ, दिस इज x एक्सिस, so this is the formula
m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इसमें कि XCM यानी कि जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए न्यूमरेटर m1x1 प्लस m2x2 will be 0 and what is m1 here? Let the mass of person, the mass of boy m, कितना डिस्टेंस कवर किया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड x प्लस मास ऑफ द प्लैंक इज m by 5। नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, सो दैट्स व्हाई हम उसके डिस्टेंस को लेंगे l माइनस x तो लेंगे ही, लेकिन टुवर्ड्स लेफ्ट हो जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो इसीलिए यहाँ पर उसके लिए नेगेटिव साइन हमें लेना पड़ेगा। जी हाँ, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव स्वाभाविक है, राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो mx इक्वल टू m by 5 इंटू l माइनस x, m से m कैंसिल हो गया है, 5x जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बिकम x इक्वल टू l by 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो पर्सन है, वो जो बॉय है, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना मूव कर रहा है, l by 6। इज दैट क्लियर? जी हाँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं पहले बता रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एक इसके ऊपर ये दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ए रोड ऑफ लेंथ L कैसे होगा आगे आइए देखते हैं। एंड मास M फिक्स्ड एट वन एंड, प्लीज ध्यान से देखिएगा। रोड, ठीक है ना। मैं सबसे पहले आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको पता रहे ये कोई कहते हैं कि रिजिड सपोर्ट है और यहाँ से ये जो रोड है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखिए रोड की जो शेप मैंने ली है स्वाभाविक है वो एक बार, रेक्टेंगुलर बार की तरह आपको दिख रहा होगा। तो जिसका जो लेंथ है, द लेंथ इज L, ओके, दिस लेंथ इज L एंड द मास इज M। मास कितना है रोड का? M, ओके। नाउ द पॉइंट इज हैंगिंग वर्टिकली, जैसा कि आप देख सकते हैं। द अदर एंड इज नाउ रेस्ड, अदर एंड इज नाउ रेस्ड यानी कि इसको ऊपर उठाया गया, सो दैट द रोड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब अब आप देखिए कि इसको किस तरह से जो है इसकी पोजीशन को चेंज किया गया। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए कि इसकी पोजीशन को चेंज किया गया, इसको रेज किया गया इसके हैंड को, सो दैट कि इसने जो क्या कहते हैं इसको 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया। तो अगर आप इसका रेफरेंस लाइन देखें तो दिस इज द 30 डिग्री एंगल। तो पॉइंट क्या है? द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। जी हाँ, अब आपको साफ दिख रहा होगा कि किस तरह से जो ये रोड है ये आपको ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है। अब आप देखेंगे कि इसका जो ये लेवल है यहाँ था, फिर इस लेवल से जब ये कितना लेवल ऊपर उठा हमें नहीं मालूम, तो इस लेवल को हम मान लेते हैं y, ओके। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रोड में जब भी वर्क डन की बात आई, अब वर्क डन क्या है, किस तरह का वर्क डन है। अब आप सोचेंगे सर वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस रोड का जो सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि वो हैंग ओवर हो रखा है वर्टिकल एंड से, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ऐसी बॉडी के लिए मैं पहले बता दूं, वो विद रिस्पेक्ट टू जो आपका ओरिजिन लेवल है, जो स्टार्टिंग लेवल है, उससे वो कितना डिस्टेंस पर है। मेरी बात सुनिएगा, अगर आप रिजिड सपोर्ट से देखें तो भी उसका जो डिस्टेंस है वो L/2 है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू लोअर लेवल देखें तो विद रिस्पेक्ट टू अपर लेवल भी अगर आप देखें तो वो L/2 ही है। लेकिन जैसे ही इस रोड को हम लेके जाएंगे तो ये सेंटर ऑफ मास देखिए ये भी ऊपर उठ जाएगा, भले ही आपको डायग्राम में ये वैल्यू कम दिख रही हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना ऊपर जा चुका है। मैं सेंटर ऑफ मास की क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके सेंटर ऑफ मास पे काम कर रहा है, और ग्रेविटी क्योंकि वर्टिकली है तो इसीलिए हम सिंपल ये तो जानते हैं कि ठीक है वेट ऑफ द बॉडी इज mg, बट हम ये नहीं जानते वेट ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर है, और वो विद रिस्पेक्ट टू लोअर लेवल L/2 और विद रिस्पेक्ट टू रिजिड सपोर्ट वो भी L/2 है।
तो ऐसे में जैसे ही इसके ऊपर जिसको हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो ये एंगल भी हमारे पास जो है 30 डिग्री आ जाएगा। और हमें ये निकालना है कि ये कितना ऊपर उठाया गया ताकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी चेंज हुई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमें ओरिजिन यहाँ से लेना है, लेकिन हमें सेंटर ऑफ मास को देखना है। तो सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिन लेवल के विद रिस्पेक्ट में पहले से ही कितनी हाइट पर है, L/2। तो इसीलिए इसकी इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mg इंटू L/2। तो अब हमें निकालना है कि जैसे ही हमने इसको ऊपर किया तो ये हाइट कितनी आ गई। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके पैरेलल में, इसके रेफरेंस में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास L है, बिल्कुल है, क्योंकि अब हमने रोड को पोजीशन को चेंज कर दिया। ये एंगल 30 डिग्री हो गया और हमें ये पोजीशन निकालनी कि ये कितना है। तो एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर ये है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये 30 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसको अगर मैं नाम दे दूं A, B और C, तो AB इज द परपेंडिकुलर, AC इज द हाइपोटेन्यूज। तो AB डिवाइड बाय AC इज नथिंग बट साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री इज 1/2, AC इज L, तो AB इक्वल टू L/2। इसका मतलब ये हुआ, प्लीज मेरी बात पे गौर करिएगा, कि रोड को L/2 30 डिग्री जैसे ही इसने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया, हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के साथ नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसका मतलब वर्टिकल के साथ वो 60 डिग्री एंगल बनाएगा, पर हम उस पर नहीं जा रहे। ये 30, ये एंगल 30, तो ये एंगल भी 30 हो गया है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये L/2 है, ये L/2 हमने ऊपर उठाया। तो इसका मतलब अब जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो कितनी आ गई है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए कितना हमने उसको ऊपर उठा दिया, पहले वो L/2 था, अब उसकी जो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी। जी हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा, अगर आप देखें कि L/2 हमने उसको ऊपर उठाया और पहले वो L/2 नीचे था, तो इसका मतलब अब उसकी जो पोजीशन है वो कितनी चेंज होगी, दैट इज mg इंटू L/4। अब वो रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर उठ गया, देखिए ना, पहले L/2 ही हमने उसको उठा दिया, तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया, L/2 अब ये रह गया। अब रोड यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस रह गई वो कितनी रह गई, वो रह गई L/4 इस रेफरेंस लेवल से। तो इसलिए उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg L/4 विद रिस्पेक्ट टू, हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ सेंटर ऑफ मास की। तो इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप mg L/2 में से mg L/4 को माइनस करेंगे तो दैट विल बी mg L/4। तो दिस इज नथिंग बट वर्क डन। इज दैट क्लियर? जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रेफरेंस लेवल 0 था, सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस पर था, आपने उसको ऊपर उठा दिया। अब सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया, अब रेफरेंस लेवल ये होगा, हमने ये गैप निकाला, ये था L/2, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड बाय L/4 नाउ, है ना। अब वो कितना शिफ्ट हो गया, अब ये तो नहीं कि मैं ऊपर टच कर रहा हूँ उसको, ये भी नहीं कह रहा सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ। अब उसका L/2 रह गया, वो यहाँ से L/2 था, है ना। तो L/2 जब वो ऊपर उठ गया तो अब उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी चेंज होगी, L/4। So this is all about the second question, ठीक है, of this part। अब देखिए, ग्राफ शोन VI characteristics of two resistances, their series combination and parallel combination, identify the resistance value and graph। मतलब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है और उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है, और ये VI ग्राफ है। तो आपको पहचानना है कि इसमें से रेजिस्टेंस 1 कौन है, 2 कौन है, सीरीज और पैरेलल में कौन है। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ V और I ग्राफ है, तो जो उसका जो स्लोप होगा, ये आई रिपीट, जो ये स्लोप होगा, स्लोप, दिस स्लोप ऑब्वियसली टेल अबाउट द रेजिस्टेंस। तो आप देखिए, जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। तो देखिए ना, अगर आप स्लोप की बात करें तो X1 जो है सबसे ज़्यादा स्लोप है, तो X1 इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, और सबसे स्मॉल स्लोप किसका है, X4 का। अब आप बताइए, आपको याद होगा
कि दो रेजिस्टेंस हैं उनका सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। सपोज कीजिए कि 2 + 3 सीरीज किया तो कितना आया, 5 आया। 2 × 3 अपॉन में 2 + 3 5 किया तो कितना आया, 2 × 3 = 6/5 1.2। तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू आपको देगा। तो इसका मतलब x1 क्या हुआ, ये x1 है, देख लीजिएगा। दिस वन इज x1, दिस वन इज x1, इज दैट क्लियर? दिस वन इज x1, दिस वन इज x2, दिस वन इज x3, दिस वन इज x4। तो x1 इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो सीरीज में कौन सा हुआ, सीरीज में हाँ x1 हाईएस्ट हो गया। तो अब ये 2 पॉइंट हमारे पास रह गए। पैरेलल में कौन हुआ सबसे कम, पैरेलल में x4। तो पैरेलल में x4 ही हो गया, इसके साथ मैच कर गया। तो इसका मतलब x1 x2 तो x2 x3 तो इंडिविजुअल हैं ही, लेकिन सीरीज और पैरेलल से आपको आंसर की पहचान हो जाएगी कि x1 सीरीज है, पैरेलल में x4 है, क्योंकि सबसे कम रेजिस्टेंस है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए आपका ऑप्शन 3rd। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस पार्ट का क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 प्लेन मिरर्स P and Q आर केप्ट एट क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, नहीं पता विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि 2 प्लेन मिरर रखे हुए हैं एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट में, कितने एंगल पर नहीं पता। लाइट फॉल्स ऑन P पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, देन फॉल ऑन Q, फिर Q से रिफ्लेक्ट होती है एंड इज रिफ्लेक्टेड, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड केस आपको याद दिला दूं कि जब भी 2 प्लेन मिरर इंक्लाइंड होते हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है। सपोज कीजिए कि ये रे यहाँ से टकराई, फिर ये यहाँ से टकराई, फिर ये रे ऐसे चली गई, रिफ्लेक्टेड बैक, दिस लाइक इज दिस मिरर इज Q। अगर मान लीजिए ऐसा है, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, मतलब दोनों मिरर से टकराने के बाद जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो होता है 360 डिग्री माइनस में 2 थीटा। अब यहाँ क्या कह रहा है, द इमर्जेंट रे इज अपोजिट टू इंसिडेंट रे। रिपीट कर रहा हूँ, इमर्जेंट कौन सी है, जो सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है। इंसिडेंट कौन सी है, जो P यानी कि फर्स्ट मिरर से टकराई पहले, है ना। तो ऐसे में तो क्या होगा कि जब इमर्जेंट रे इज अपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इंसिडेंट रे ये तो इमर्जेंट ये तो दोनों एंटी पैरेलल है। और जब एंटी पैरेलल होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो बस आपको वहीं पुट करना है और इसी फॉर्मूले को याद रखना है। तो जब आप इस फॉर्मूले को उसमें 180 डिग्री पुट करेंगे, बिकॉज एंगल ऑफ डेविएशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इज 180, तो 180 = 360 - 2 थीटा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा विल बी 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप देखते रहिएगा, वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में फिर भी कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए स्टेडी करंट विद रिस्पेक्ट टू R। मैं पहले बता देता हूं, फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, the formula of magnetic field is μ0/4π 2I/R या μ0I/2R 2πR। ओके, तो आप देख सकते हैं B और R जो है बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। कौन सा ग्राफ आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें अगर R ज़्यादा होगा तो B कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ नंबर D है। ओके, हाइपरबोला बनेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मतलब किसी भी क्वेश्चन में टाइम लगता है, तो आप देख सकते हैं ये बेसिक है। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ग्राफिकल पॉइंट भी, उनके डायरेक्ट फॉर्मूले आप जरूर याद रखिएगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। द ग्राफ इन फिगर शोन हाउ द इनवर्स ऑफ मैग्निफिकेशन, आई रिपीट, इनवर्स ऑफ मैग्निफिकेशन यानी कि 1/m प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन कॉन्वेक्स लेंस वेरीज विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ठीक है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि x y एक्सिस के अलोंग 1/m है और x एक्सिस के अलोंग u लिया गया है, आप देख सकते हैं। तो पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है, मतलब किस तरह से क्वेश्चन में घुमाया है इसने अपने को, है ना, घुमा दिया ना, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है तो हमारे दिमाग में स्वाभाविक है घूमेगा कि पावर इज नथिंग बट 1/f। लेकिन तो ये मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रहा है, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा इसमें। और 1/f क्या होता है, 1/v - 1/u होता है ना। अब मैग्निफिकेशन चाहिए 1/m,
लेंस के केस में याद कीजिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U होता है, तो 1/m इस हिसाब से क्या बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, U/V होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले में हमें पावर ऑफ लेंस निकालना है, 1/f दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ, इन दोनों साइड के दोनों तरफ U से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाए। U/f इक्वल टू U/V माइनस U/U। जी हाँ, मैंने क्या किया, बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दिया U से। U/U इज कैंसिल आउट 1, U/V इज 1/m, तो ये 1/m आ गया। ध्यान से देखिएगा, 1/m आ गया, ठीक है, -1 हो गया, ये U/f हो गया। इज दैट क्लियर? जी हाँ। फिर उसके बाद U/f को आप इधर ले आइए, -1 को उधर ले जाइए, या फिर आपकी मर्जी है, आप -1 को उधर लेके जा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। U/f + 1 ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1/m है y के अलोंग, U है x के अलोंग। याद कीजिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y = mx + c। मैं स्ट्रेट लाइन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है। तो m क्या होगा, स्लोप होगा, m' नाम दे देते हैं ना यहाँ पे m का मतलब मैग्निफिकेशन है, और मैथमेटिकली स्ट्रेट लाइन में स्लोप भी m को ही हम जनरली डिनोट करते आए हैं। इज दैट क्लियर? एंड नथिंग बट इज थीटा। तो m' क्या होता है, m' क्या होता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ से ये आ गया। अब आप इसको कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कीजिए। तो y में कौन है, 1/m, x कौन है, u, तो m' किसके इक्वल हुआ, 1/f के। किसके इक्वल हुआ, m' 1/f के, और 1/f क्या है, पावर है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली पावर क्या हो गया, V/c, है ना। मैंने क्या किया, 1/m है y, U/f + 1, फिर मैंने क्या लिखा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी, फिर y को हमने 1/m के साथ कंपेयर किया, x है u, तो m' क्या हुआ, 1/f, एंड मैथमेटिकली, ग्राफिकली m' is tangent theta is perpendicular by base, so B/c = 1/f. This is power of lens. So the answer is first. Okay, option is first. So now last but not least, in the circuit shown all the measuring instruments are ideal. The reading in ammeter A2 आपको बताना है। तो क्या आएगा इसमें, ध्यान से देखिए। अरे वाह, इसमें तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं आ रहा। A2 की रीडिंग पूछ रहा है, और A1 क्या है, एमीटर का तो रेजिस्टेंस 0 होता है आइडियल एमीटर की अगर बात करें, है ना। मेजरिंग और इंस्ट्रूमेंट्स आर आइडियल, आइडियल का मतलब 0 रेजिस्टेंस। तो 0 रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये जो एमीटर है, ये इस वाले सर्किट के पार्ट को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। क्या कर देगा, शॉर्ट करते ही कुछ नहीं जाना, यहाँ पे कोई करंट जाएगा ही नहीं, यहाँ करंट जाएगा ही नहीं, तो करंट इज 0, तो देयरफॉर एमीटर रीडिंग इज 0। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको वहां लगाने की जरूरत होती है। और जो टाइम आपका कल लगा है, तो कभी घबराना नहीं है कि अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है किसी क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपका टाइम वो कंपनसेट भी हो जाता है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।